हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं मनीष अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान अकादमी पर। इस वीडियो में हम जानेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहली बात तो यह आती है कि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उनको हमारे संविधान में किस पार्ट में रखा गया है और कौन से अनुच्छेद हैं। सर, इसको हमारे संविधान के पार्ट 4 में और आर्टिकल 36 से 51 मतलब 36 से 51 में इसको रखा गया है। अगर आपसे कोई बंदा पूछता है कि हमारे जो डीपीएसपी हैं इनको किसके संविधान से लिया गया था, किस देश के संविधान से लिया गया था, तो सर उसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इसको लिया गया था। अगर आपसे यह भी ना कोई पूछता है कि जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसने किस देश से लिया था, तो सर उसने स्पेन की कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को लिया था। ठीक है ना। मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले इन इंट्रोडक्शन को दे दिया मैंने, और मैं ये बताना चाहता हूँ जिस प्रकार फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए, हमारे देश के विकास के लिए जितना इंपॉर्टेंट रखते हैं, उसी प्रकार जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वह हमारे देश के और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है ना। इसको हम संविधान की आत्मा और दर्शन भी कह सकते हैं। जिस प्रकार हम फंडामेंटल राइट्स को हम कहते हैं कि जैसे संविधान की मूल है, संविधान का दर्शन है, संविधान का आदर्श है, उसी प्रकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी हमारे संविधान के दर्शन है, आदर्श है, आत्मा है कहा जा सकता है। ठीक है ना। इसी के साथ साथ अब हम समझेंगे कि जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है इनकी विशेषता क्या है, इनकी क्वालिटी क्या है, इनको हमारे संविधान में रखने का मेन मोटो क्या था। ठीक है। तो सर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की जो पहली विशेषता है और सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है वो यही है, इसको हमारे संविधान में लागू करने का मेन मोटो यही था कि कुछ दिशा निर्देश, कुछ निर्देश, जैसा कि पता चला कुछ प्रिंसिपल्स थे जो कि हमारे संविधान ने बनाए थे देश के विकास के लिए। और संसद से कहा था कि संसद अगर किसी प्रकार की कोई नीति बनाती है या कोई कानून बनाती है तो इन दिशा निर्देशों को, इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही नीति बनाए, जिससे क्या हुआ कि हमारा देश है अच्छी तरह डेवलपमेंट करेगा। ठीक है ना। अगर आप तो मेन मोटो ये है कि हमारे जो डीपीएसपी हैं उनका जो मेन मोटो था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो मेन मोटो था वो था इकोनॉमिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी। इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। इकोनॉमिकल एंड सोशल डेमोक्रेसी ही हमारी जो संविधान था ना उसका मेन मोटो था डीपीएसपी को लागू करने का। क्योंकि हमारी जो संविधान थी वो उसने कुछ अपने प्रिंसिपल्स दिए थे, उसने अपने कुछ सिद्धांत दिए थे, दिशा निर्देश दिए थे किसको, गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट अगर किसी प्रकार की कोई पॉलिसी बनाती है, कोई नीति बनाती है, कोई कानून बनाती है तो इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखेगी, इन गाइडलाइंस को ध्यान में रखेगी कि इस प्रकार की कोई नीति बनानी है। ठीक है ना। तो हमारे जो आर्टिकल 36 है, हमारे आर्टिकल 36 में जो स्टेट है, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। इसमें कहा गया है, जो आर्टिकल 36 में जो डेफिनेशन स्टेट की दी गई है, राज्य की जो डेफिनेशन दी गई है, हमने क्या कहा था कि हमारे संविधान है उसने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, गाइडलाइंस दिए हैं राज्य को। राज्य सरकार अगर किसी प्रकार नीति बनाती है, कानून बनाती है तो इन दिशा निर्देशों को, प्रिंसिपल्स को, सिद्धांतों को ध्यान में रखेगी। हमने बोला था राज्य। तो आर्टिकल 36 में राज्य की डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 36 में राज्य की डेफिनेशन क्या है? आर्टिकल 36 में राज्य की डेफिनेशन वही है जो फंडामेंटल राइट्स में हमने आर्टिकल 12 में पढ़ी थी। आर्टिकल 12 में हमने जो फंडामेंटल राइट्स की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वही डेफिनेशन आर्टिकल 36 पर ही, जो कि डीपीएसपी है, उस पर भी लागू होती है। तो दोबारा से मैं बता देता हूँ कि राज्य की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में क्या थी। हमने उसमें बताया था आपको कि आर्टिकल 12 में जो राज्य की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो थी भारत सरकार जैसे केंद्र सरकार, और भारत की सांसद जैसे पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दूसरा हमने बताया था राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। अगला हमने बताया था कि लोकल अथॉरिटीज़ या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, दैट मीन्स कि जो नगर निगम होता है, ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है, मेयर होते हैं और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह, इसी प्रकार की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वह भी एक बतौर राज्य के रूप में कार्य करेगी। ठीक है। अगला हमने बताया था कि वह सभी प्रकार की संवैधानिक और अनसंवैधानिक संस्थाएं जो बतौर संस्था के रूप में राज्य में काम कर रही हैं, कौन सी, एसएससी रहा, यूपीएससी रहा, इस प्रकार की जो संस्था है, आरबीआई रहा, एलआईसी रहा, ये क्या है, यह भी एक राज्य के रूप में कार्य करती हैं। अगर यह कोई नीति बनाती हैं जिससे कि जो हमारे नागरिक हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं तो वह नीति इस प्रकार बनाई जाएगी जो डीपीएसपी बताता है। ठीक है ना।
अब प्रकृति आती है कि हमारे जो डीपीएसपी है, हमने बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो न्यायोचित होते हैं। दैट मीन्स कि अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो कोर्ट में जाकर अपने फंडामेंटल्स को क्या है, कोर्ट में जाकर कह सकता है कि सर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका उल्लंघन हुआ है, आप हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा कीजिए और हमें बचाइए। ठीक है, अगर डीपीएसपी की जो प्रकृति होती है इससे अपोजिट होती है, मतलब गैर न्यायोचित होती है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारी भारत सरकार, राज्य सरकार या कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी राज्य, मतलब राज्य के रूप में कार्य कर रही है कोई भी संस्था, अगर किसी प्रकार की कोई नीति बनाती है और कानून बनाती है, लेकिन कानून और नीति बनाते समय वो क्या है, डीपीएसपी हमारे संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखा गया है उनका पालन नहीं करती है, या कह सकते हैं तो उन्हें उल्लंघन करती है, तो उसमें हम क्या है, न्यायालय में जाकर यह नहीं कह सकते कि जो गवर्नमेंट है उसने कोई नीति बनाई है और यह डीपीएसपी को पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो क्या है, गैर न्यायोचित है। ठीक है, आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है, 37 क्या कहता है, हमारे संविधान में आर्टिकल 37 कहता है कि जो भारत सरकार किसी भी देश के शासन के लिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारे देश की सरकार है, हमारी जो सरकार है अगर किसी प्रकार की नीति और कानून बनाती है तो डीपीएसपी को फॉलो करेगी, यह इसका मूल कर्तव्य होगा। किस आर्टिकल्स में कहा गया है, आर्टिकल 37 में। आर्टिकल 36 में राज्य की डेफिनेशन दी गई है, उसको भी हम समझ गए। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 38 से आर्टिकल 38, 39, इसी प्रकार कितने 51 तक, इन सभी आर्टिकल्स। जिस प्रकार हमने फंडामेंटल राइट्स में एक एक आर्टिकल्स को अच्छी तरह डिटेल में पढ़ा और समझा कि एक एक आर्टिकल्स क्या क्या हमें देता है, उसी प्रकार हम फंडामेंटल राइट्स को नहीं कर सकते, मतलब उस प्रकार हम डीपीएसपी को याद नहीं रख सकते। डीपीएसपी को याद रखना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों, इनको याद रखना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन इनके जो मोटो है, इनको ना क्या बताया गया है, क्या समझाया गया है, उसको हम डिटेल में पढ़ जरूर सकते हैं, लेकिन इसको फंडामेंटल राइट्स की तरह याद करना बहुत ज़रूरी नहीं है कि इनको याद करें कि आर्टिकल 38 में क्या दिया है, आर्टिकल 39 में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार की बातों को रखना ध्यान में कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, तो सर हमारे आर्टिकल 38 से 51 तक जो आर्टिकल दिए हुए हैं उनको याद रखना तो जरूरी नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। ठीक है, आर्टिकल 38 से 51 तक के जो आर्टिकल्स हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। हालांकि संविधान ने इनको किसी प्रकार से, किसी भी तरीके से कोई भी विभाजन नहीं किया है। ठीक है ना, वह 3 विभाजन संविधान ने नहीं दिए हैं, लेकिन उनकी प्रकृति को देखते हुए, उनके व्यवहार को देखते हुए उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है समाजवादी, जिसे हम सोशलिज्म कह सकते हैं, समाजवादी सिद्धांत। दूसरा है हमारा गांधीवादी सिद्धांत, और तीसरा है हमारा उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांत। आर्टिकल 38 से 51 तक, आर्टिकल 38 से 51 तक जो अनुच्छेद दिए हैं उनको डिटेल में पढ़ना, एक एक आर्टिकल्स को याद रखना जरूरी नहीं है, जिस प्रकार हमने फंडामेंटल राइट्स को किया था। ठीक, लेकिन उनको इनमें क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी विशेषता हैं जो कि राज्य सरकार को फॉलो करेगा या करना चाहिए नीति और कानूनों को बनाते समय, वो हम एक बार थोड़ा समझ लेते हैं एक्चुअली में क्या है। ठीक है ना, हमारे जो आर्टिकल 38 से 51 तक हमारे संविधान ने किसी प्रकार का कोई इस प्रकार विभाजन नहीं दिया था कि कोई समाजवादी हो सकता है, कोई गांधीवादी हो सकता है, या कोई उदार बौद्धिक सिद्धांत हो सकता है। इस प्रकार का कोई भी क्या है कि विभाजन या वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन नहीं किया गया था, लेकिन उनकी प्रकृति को, उनके नेचर को, उनके व्यवहार को देखते हुए इन प्रकार के 3 व्यवहार कर दिए गए। समाजवादी क्या होते हैं, समाजवादी वे होते हैं जो कि समाजवादी सिद्धांत क्या होते हैं, समाजवादी सिद्धांत वह सिद्धांत होते हैं जो समाज के बारे में सोचते हैं। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत कौन से हैं, गांधीवादी सिद्धांत वो सिद्धांत हैं जब हमारे महात्मा गांधी थे, गांधी जी ने क्या है देश को आज़ाद करते समय अपनी जो व्यवहार था, जिस व्यवहार से उन्होंने देश को स्वतंत्र कराया, उनके जो आदर्श थे, उनके जो विचार थे, उस हिसाब से इसको सिद्धांत को लागू किया गया, उस हिसाब से जो देश के नीति निर्देशित तत्व हैं उनको लागू किया गया। दैट मीन्स कि उनके गांधीवादी सिद्धांत है, उनके हिसाब से उनको वर्गीकरण किया गया कि भाई ये गांधी जी के विचार से मिलते हुए हैं तो उनको गांधीवादी सिद्धांत दे दिया जाए, ये समाजवादी सिद्धांत के हैं तो उनको समाजवादी सिद्धांत में
इंक्लूड कर दिया जाए या फिर उसमें रख दिया जाए, वर्गीकरण कर दिया जाए। उसके बाद बौद्धिक सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत। इसमें क्या है कि जो उदारवादियों की जो विचारधारा थी उस हिसाब से हमारे कुछ नीति निर्देशित तत्व हैं, उसके हिसाब से इसको उदार बौद्धिक सिद्धांत भी रख दिए गए। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं आर्टिकल 48 से आर्टिकल 51 तक जो थोड़ा जो मेन इंपोर्टेंट है कि एक्चुअली ये कहना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं, मेन मुद्दा समझ लेते हैं कि हमें क्या निर्देश देना चाहते हैं। तो सर पहले समाजवादी सिद्धांत में कुछ समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं। ठीक है ना, तो सर समाज इसमें हमारे जो राज्य की नीति निर्देश तत्व हैं जो कि समाजवादी सिद्धांत में आते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि समान न्याय, मतलब सभी व्यक्तियों के साथ समान न्याय करना चाहिए। गरीब व्यक्ति हैं, जो गरीब और अमीर के बीच का जो डिफरेंस है उसको कम करना चाहिए। हमारे राज्य की नीति निर्देश तत्व यह कहते हैं कि सभी व्यक्तियों को समान न्याय देना चाहिए। गरीब और अमीर के बीच में जो अमीर बहुत अमीर हैं, गरीब बहुत गरीब हैं, इसको कम किया जाना चाहिए। ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जिससे कि ये दोनों कम हो जाए, इनके बीच का डिफरेंस है वो कम हो जाए। ठीक, उन्होंने ये भी बताया कि जो पोषण स्तर होता है, मतलब पोषण खाने, मतलब खाने में जो आप जो न्यूट्रिशंस करते हो, खाते हो, तो उसका जो स्तर है आपको इक्वल, मतलब अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका जो पोषण स्तर है वो डाउन होना चाहिए। ठीक है, आपका जीवन स्तर अच्छा होना चाहिए, आप जो जी रहे हो उसकी जो क्वालिटी है अच्छी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपका अच्छा खाना होना चाहिए, आपका पीना अच्छा होना चाहिए, आपको क्या है कि एक रहने का इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। इस बात की व्यवस्था करता है, बात कहता है। और इसमें कहा गया है कि अगर देखो काम करने की अधिकार देता है कि भाई भारत में सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो वो एक काम करने योग्य व्यक्ति हो जाते हैं। तो भारत सरकार का यह दायित्व है कि वो सभी व्यक्तियों को नौकरी दे। ठीक है, शिक्षा पाने का अधिकार, सभी व्यक्तियों को शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए। उसमें और क्या कहता है समाजवादी सिद्धांत, और यह कहता है कि जो गरीब लोग होते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो कुछ ऐसी सुविधा होनी चाहिए जिनसे कि गरीब व्यक्तियों का है अस्पताल होनी चाहिए, जिससे कि वो निःशुल्क, मतलब फ्री में क्या अपना ऑपरेशन करा सकें, अपना इलाज करा सकें। ठीक है, नहीं बुढ़ापे में जो बुढ़ापे होते हैं, ओल्ड बुढ़ापा आ जाता है लोगों के पास, जो बड़े बूढ़े हो जाते हैं, उनके पास कोई, अगर उनको बच्चा कार्य नहीं, उनको बच्चा है, उनका जो बच्चा है वो उनको पैसे नहीं देता है, उनको घर से निकाल देता है, तो उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। उनको कुछ प्रकार की सुख सुविधा दी जानी चाहिए। उनको क्या है, घर दिया जाना चाहिए, या फिर उनको कुछ पेंशन दी जानी चाहिए जिससे कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें, रह सकें। ठीक है ना, इस प्रकार समाजवादी सिद्धांत बिल्कुल समाज के बारे में बात करता है, टोटली और समाज के बारे में। अब आता है गांधीवादी सिद्धांत। गांधी जी ने जब हमारे देश को आज़ादी करते समय जिस प्रकार के जो एक्शंस लिए थे, उन्हीं विचारधारा के आधार पर हमारे जो राज्य के नीति निर्देशित तत्व हैं उनको गांधीवादी सिद्धांत में परिवर्तित कर दिया, मतलब गांधीवादी सिद्धांत में डाल दिया। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, क्या कहते हैं गांधी जी सिद्धांत वाले? जो इसमें सर हमारे गांधी जी का विचार था कि हमारे देश की जो मोस्टली आबादी है वो गाँव में निवास करती है, तो एक केंद्र और राज्य के साथ साथ एक ऐसी सरकार भी होनी चाहिए जो लोकल अथॉरिटीज़ पर कार्य करे, मतलब म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि क्या है कि यहाँ पर हम प्रधान वगैरह को नगर निगम या चेयरमैन या मेयर वगैरह बना देंगे तो वो उसको अच्छी तरह मैनेज कर लेंगे। ठीक है, लोगों की जो समस्या है उनको आसानी से सुनवाई कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसी वजह से हमारे जो 1992 में 1992 में संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमें क्या है, नगर निगम और पंचायत राज व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है ना, ये किसका सिद्धांत था? राज्य के नीति निर्देशित तत्व का था, डीपीएसपी था, और गांधी जी का सिद्धांत था ये। उसके बाद गांधी जी में और क्या है सर, गांधी जी के विचार थे कि अनुसूचित जाति जनजाति और जो SC ST अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको शैक्षिक रूप से और आर्थिक रूप से उनके हितों का संरक्षण करना चाहिए। ठीक है, मतलब SC ST और OBC के जो लोग हैं उनको पढ़ाई लिखाई में क्या है सुविधाएं दी जानी चाहिए, उनके जो इकोनॉमिकल जो कंडीशंस हैं उनको प्रमोट करना चाहिए। इसी के साथ साथ समाज में उनके साथ अत्याचार किया जाता है, शोषण किया जाता है, उनसे उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है ना, इसी के साथ साथ इसमें और क्या बताया गया था, इसमें बताया गया था कि जो गाय बछड़ा और सभी प्रकार के जो दूध देने वाले जो पशु हैं उनकी बलि नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। उसी के साथ इसमें ये भी बताया गया कि इनकी जो नस्ल होती है, गाय भैंस बकरी भेड़, इस प्रकार की जो प्रजातियाँ होती हैं उनकी नस्लों को बढ़ाया जाना चाहिए। और यह क्या कहते हैं, और सर हमारे जो गांधी जी वाले सिद्धांत में यह कहा गया है कि सभी प्रकार की स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली सभी प्रकार की जो नशीली दवाएं होती हैं, जो स्वास्थ्य को क्या हानि पहुंचाती है, वह नशीली दवाएं जैसे कि ड्रग्स मदिरा, उनको औषधियों में मतलब दवाई बनाने में यूज करने के अलावा किसी प्रकार से इसका यूज नहीं करना चाहिए। इसको यूज करने में प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, मतलब बैन कर दिए जाने चाहिए। इस प्रकार के जो
मादक पदार्थ होते हैं, जो ड्रग्स वगैरह होते हैं, इनको बैन कर दिया जाना चाहिए। ये क्या कौन कहते हैं? गांधी जी कहते हैं, ठीक है ना। अब है हमारा उदार बौद्धिक सिद्धांत। उदार बौद्धिक सिद्धांत में उदारवादी होती है, मतलब ये किसी में फ़र्क नहीं समझते हैं। इनके विचार क्या होते हैं? ये चाहते हैं सभी को समानता का, सभी को समान मानते हैं। ये कहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के साथ शांति होनी चाहिए। हमारा जो भारत है वो सभी देशों के साथ मित्रपूर्ण संबंध बनाए रखने चाहिए, मतलब फ्रेंडली रिलेशंस होने चाहिए हर एक देश के साथ हमारे, ठीक है। हमारे देश की सुरक्षा को मजबूत बनाया जाना चाहिए। वो DPSP में उदार बौद्धिक सिद्धांत में इसको रखा गया है। उसके बाद इसमें और क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि हमारे क्या है कि राष्ट्रीय महत्व वाले कलात्मक और ऐतिहासिक रूप से जो स्नातक होते हैं, दैट मीन्स मॉन्यूमेंट्स होते हैं, वस्तु होती है या प्लेस होती है, उसका क्या संरक्षण करना चाहिए। जैसे कि ताजमहल, हवा महल, सही है नहीं, ताजमहल, हवा महल, कुतुब मीनार, लाल किला, तो ये क्या है? हमारे ऐतिहासिक महत्व है इनका, इनका क्या है? अपना एक इतिहास है, अपना इनका एक ऐतिहासिक महत्व है, तो इसका संरक्षण करना चाहिए। और ये उदारवादी सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, मतलब जो फॉरेस्ट वगैरह है इनको जो काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, उनको कम करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। वन्य एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए, ठीक है नहीं, वन का संरक्षण करना चाहिए। जो वन्य जीव होती है जैसे कि टाइगर है, एलिफेंट है और गैंडा वगैरह, ये सब जो जाति होती हैं, जो वन है, जीव हैं, इनको संरक्षण करना चाहिए। इस प्रकार की बात कौन करता है? उदार बौद्धिक सिद्धांत इस प्रकार की बात करता है। इस प्रकार आप समझ सकते हो कि जिस प्रकार हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उसी प्रकार जो DPSP हैं वो भी हमारे देश के लिए और हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। जब सभी के साथ समानता का अधिकार किया जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा। अगर गरीबों की रक्षा की जाएगी और गरीबों को क्या है कि सुख सुविधाएं दी जाएंगी तो कितना अच्छा रहेगा। बुढ़ापे में जब बड़े बूढ़े होते हैं उनको घर से निकाल दिया जाता है तो बहुत ज़्यादा पीड़ा झेलते हैं, उनके लिए कुछ प्रावधान बनाए जाएंगे। बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई सुविधा दी जानी चाहिए, काम का अधिकार दिया जाना चाहिए। अगर इस प्रकार के जो अधिकारों का हमारी भारत सरकार है पालन कर लेगी तो हमारा देश कितना अच्छा लगेगा। उसी प्रकार हमारे जो भारत के जो पुराने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे MC झावला, उन्होंने कहा था कि अगर हमारा देश इस प्रकार के सभी जो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, निर्देशक तत्वों को पालन कर लेता है तो हमारा देश पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति चमकने लगेगा, स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। उन्होंने इस बात का स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी जो भारत सरकार है, हमारी जो सरकार है इस प्रकार के कानून बना लेती है, सभी DPSP के जो निर्देशक तत्व हैं उनको लागू कर लेती है तो हमारा जो देश है पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति चमकने लगेगा। ऐसा लगेगा कि पृथ्वी पर कोई एक देश है जो कि स्वर्ग सा लग रहा है, ठीक है। उन्होंने बताया कि हमारा भारत राजनीति के मामले में लोकतांत्रिक होगा और नागरिकों के कल्याण के मामले में क्या होगा? कल्याणकारी राज्य होगा, ठीक है। इस प्रकार की बात हमारी DPSP में कही गई है। इसके अलावा हमारे कुछ दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 350 और 351। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है मातृभाषा का अधिकार। दैट मीन्स कि अगर कोई राज्य है या राज्य के अंदर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कि भाषा के आधार पर कोई वर्ग है जो कि अल्पसंख्यक है, ठीक है ना, तो उस वर्ग के जो बच्चे होंगे, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको प्राइमरी शिक्षा है उसी की मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या एग्जांपल देता है? आर्टिकल 351 क्या कहता है? आर्टिकल 350 कहता है हिंदी भाषा को प्रमोट करना चाहिए। यह कहता है आर्टिकल 351 कि संघ को इस बात का अधिकार देता है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा को प्रमोट करे, उसका विकास करे, जिससे क्या है कि हमारी जो संस्कृति है हम उस संस्कृति को अभिव्यक्त कर सकें, अच्छी तरीके से क्या है एक्सप्रेस कर सकें अपने सभी देश के लोगों के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार मतलब इस प्रकार हमने समझा इस वीडियो में DPSP का इंट्रोडक्शन पार्ट समझा, DPSP का क्या महत्व समझा, DPSP मोस्टली सभी आर्टिकल्स को हमने कवर किया है। लेकिन जो आर्टिकल्स हैं इनको याद करना फंडामेंटल राइट्स की तरह इन आर्टिकल्स को याद करना पॉसिबल भी नहीं है और याद करना महत्व भी नहीं है, ठीक है ना। बस मैंने समझा दिया है कि आपको DPSP में क्या बताया गया है। DPSP में बताया गया है कि कुछ निर्देशक तत्व हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको कि राज्य अगर किसी प्रकार का कानून बनाती है या कोई नीति बनाती है तो वह इसको फॉलो करेगी, ये गाइडलाइंस देती है, इनको फॉलो करेगी, ठीक है ना। इसमें जो राज्य की जो डेफिनेशन है वह वही डेफिनेशन है जो आर्टिकल 12 में फंडामेंटल राइट्स में हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। आर्टिकल 37 में हमने देखा था कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो देश के शासन के लिए बहुत ज़रूरी है, दैट मीन्स ये फंडामेंटल्स हैं और राज्य को नीति और कानूनों को बनाते समय इनको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अगली वीडियो में हम देखेंगे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं
जो मौलिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं और राज्य के डायरेक्टरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अगर किसी प्रकार का कोई टकराव होता है तो उसमें किसको सर्वाधिकता मिलेगी। दैट मीन्स कि अगर हमारी भारत सरकार है ऐसा कोई कानून बनाती है, डीपीएसपी को लागू करती है, मतलब डीपीएसपी को ध्यान में रखते हुए कोई नीति या कानून बनाती है, ठीक है ना। लेकिन उससे होता क्या है कि जो हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन होता है। दैट मीन्स कि अगर कोई भारत सरकार है या राज्य सरकार है वो कोई नीति या कानून बनाती है, उन नीतियों और कानून से क्या होता है कि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन हो जाता है, ठीक है ना। तो उस जगह किसको सुप्रीमेसी मिली जाएगी, मतलब डीपीएसपी को सुप्रीमेसी मिलेगी कि फंडामेंटल राइट्स को मिलेगी। इस बात में डिस्कशन करेंगे, हम अच्छी तरह समझेंगे आर्टिकल 1951 में क्या हुआ था, 1973 में क्या हुआ था, अब प्रेजेंट कंडीशन उसकी क्या है, प्रेजेंट स्टेटस उसका क्या है, इस बात का डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।